नमस्ते। आप सबसे मुझे रिक्वेस्ट आई है कि जो रिसेंटली यूनियन बजट रखा गया था फॉर द ईयर 2022 से लेकर 2023 उसके ऊपर मैं कोई वीडियो बनाऊं जिससे आपको उस बजट की बहुत बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो सके, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और आपको ये चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं तो नॉर्मली भी चीज़ें समझने में बहुत आसानी जाए। सो इसीलिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं जो कि यूनियन बजट पे होगा, जो कि अभी 1 अप्रैल से अप्लीकेबल हो जाएगा। सो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। This budget seeks to lay the foundation and give a blueprint to steer the economy over Amrit Kal from India at 75 to India at 100. जो हम यूनियन बजट पढ़ेंगे 2022 से लेकर 2023 तक का, उसको हम कुछ पार्ट्स में स्टडी करेंगे। इसमें हम सबसे पहले पार्ट में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन इस बजट का, सेकंड हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, थर्ड हम पढ़ेंगे डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी और फोर्थ हम पढ़ेंगे पॉलिसीज एंड लास्ट वन दैट इज टैक्सेस। ये 5 पार्ट्स में मैं बजट को पढ़ना है और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बजट है ये आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो या फिर स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन हो, एसएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग की हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ पॉइंट्स जो होंगे आपको जो इंपॉर्टेंट लगते हैं उन्हें नोट डाउन करते हुए चलेगा मेरे साथ। तो चलिए फर्स्ट पार्ट से शुरुआत करते हैं, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो हम ये इंट्रोडक्शन मेनली पॉलिटी में पढ़ते हैं। हम पॉलिटी में बजट के बारे में पढ़ते हैं कि बजट को 112 आर्टिकल में रखा गया है, उसके साथ साथ 112 में इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें स्टडी करनी है, जो कि एक बैकग्राउंड होगा। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यूनियन बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पॉलिटी में भी और यहाँ भी आपको पता चलता है। और बजट को बजट जो वर्ड है वो मेंशन कहीं भी नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा है अंडर आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 में जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें ये लिखा है कि दैट इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट। अब रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है? आने वाले साल में यानी 2022 से लेकर 2023 तक गवर्नमेंट के क्या रिसिप्ट रहने वाले, रिसिप्ट यानी जो गवर्नमेंट के पास इनकम आ रही है, और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर क्या रहने वाले, यानी गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे खर्चा करने वाली, इसका एस्टिमेट निकाला जाता है। याद रखिएगा बजट जो है वो आने वाले साल के लिए होता है ना, फॉर अपकमिंग ईयर होता है। और उसके साथ साथ बजट कीप्स द अकाउंट ऑफ फाइनेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फिस्कल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और वो 31 मार्च तक चलता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो बजट रखा गया है इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2022 से होगी और 31 मार्च 2023 तक ये चलेगा बजट। इसके बीच में हम कितना हमें एक रेवेन्यू आने वाला है, यानी कितना रिसिप्ट आने वाला है और कितने हमारे खर्चे आने वाले, दैट इज़ कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है, ये 2 चीज़ें हमें बजट में लिखी जाती हैं। उसके बाद आपको अगला पॉइंट बता दूं कि जो बजट होता है वो 1 फरवरी को रखा जाता है, बट 2016 तक ये बजट लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को रखा जाता था। अब ये हमारा सवाल है कि इसे इतने जल्दी 1 फरवरी को क्यों रखा जा रहा है, जबकि इसकी शुरुआत तो 1 अप्रैल से होगी। हम जैसे कि पॉलिटी में पढ़ते हैं कि बजट को पास होने के लिए कुछ बिल्स को पास होना ज़रूरी होता है। जैसे एक पहले आता है वोट ऑन डिमांड, जो भी आप यहाँ पे फॉर ग्रांट्स, जो भी मिनिस्ट्री वाइज जो भी ग्रांट्स यानी जो भी पैसे डिमांड किए गए हैं फॉर डेवलपमेंट पर्पज़ या किसी और पर्पज़ के लिए, वो पूरे यहाँ से पहले पार्लियामेंट से पास होते हैं। उसके बाद हम कहेंगे कि सेकंड जो है ये पास बाय पार्लियामेंट होगा। उसके बाद हम कहेंगे कि ये सब होने के बाद कुछ अप्रोप्रिएशन बिल्स रखे जाते हैं। तो अप्रोप्रिएशन बिल्स को पास होने के बाद फिर अप्रोप्रिएशन एक्ट आता है। ये सब चीज़ों को करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है, यानी सो दैट इट कैन मटेरियलाइज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर। तो पहले क्या होता था कि शुरुआत होने तक बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता था, जिसके कारण हम ये टाइम पे शुरू नहीं कर सकते थे। तो हमें इसे टाइम पे शुरू करना है, तो ये सब काम हमें 1 फरवरी से शुरू कर देना पड़ेगा, ताकि हम 31 मार्च तक ये सब चीज़ें ख़त्म कर दें और 1 अप्रैल से हमारा बजट जो है उसकी शुरुआत कर सके। ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे की हुई हैं ताकि जल्द से जल्द ये शुरुआत कर सके हम इस बजट की। इसके अलावा और भी कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूँ, जैसे कि सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि 2017 तक 2 बजट साथ में 2 बजट अलग अलग रखा करते थे। दैट इज़ हमारा जो नॉर्मल बजट होता है वो, एंड एक होता है रेलवे बजट। तो रेलवे बजट और ये अलग अलग रखा करते थे पहले, बट आफ्टर 2017 दोनों को एक कर दिया गया, दोनों को एक साथ ही रखा जाता है। ये चीज़ें हमें पता चलती है। तो ये दोनों चीज़ें मर्ज कर दी गई इन 2017। यहाँ तक की चीज़ें आपको पता है। उसके बाद आपको ये बताओ एक और फैक्ट
कि ये जो बजट होता है इसको सबसे पहले लोकसभा में पास करना पड़ता है। लोकसभा में पास होने के बाद ही ये इफेक्ट में आ सकता है, तो बाद में इसको राज्यसभा में भी रखा जाएगा, बट इसको पहले लोकसभा में पास करना होता है। सो इस बजट का लोकसभा में पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें पता चलता है। बजट जो होता है जिसे हम यूनियन बजट या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, उसे लोकसभा के सामने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रखते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये रखा जाता है और फिर इसे पूरा किया जाता है। अब चलिए इस बार के बजट के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि है बजट 2022 से लेकर 23 तक का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। उसके पहले आपको और भी कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ इस बार के बजट के बारे में, वो है अमृतकाल। To steer the economy over Amritkal from India at 75 to India at 100. आपने देखा होगा कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अमृतकाल का नाम लिया था। अमृतकाल का इसीलिए यहाँ नाम लिया गया क्योंकि हम अभी 75 ईयर्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं और अभी आने वाले 100 ईयर्स तक अभी हम वर्क करने वाले हैं इन चीज़ों पे, बजट को। तो ये जो बजट होगा ये हम ये कहेंगे कि एम्स टू ले अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टू स्टीयर द इंडियन इकोनॉमी टूवर्ड्स अमृतकाल फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, यानी आफ्टर 25 ईयर्स हम यहाँ से पहुँच जाएंगे 100 ईयर्स वाले दौर में। तो 100 ईयर्स वाले दौर तक हम कहेंगे, तो 75 से 100 तक पहुँचाने का ये बजट का एम है कि इतने टाइम तक हम एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बना दे इंडिया को। तो इसको अमृतकाल कहा गया है हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो ये है अमृतकाल। अमृतकाल के बाद एक और चीज़ आपको ये बता दूं कि यूनियन बजट जो है 2022 का वो मेनली 4 पिलर्स पे फोकस दिखा है और ये चीज़ें आपको धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगी। पहला है पीएम गति शक्ति पे। पीएम गति शक्ति क्या होता है ये हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। उसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि जो सेकंड है दैट इज़ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी जो डेवलपमेंट किया जाएगा वो सबका साथ में किया जाएगा। जितने भी सेक्टर, जितने भी लोग हैं, जितने भी सेक्टर्स है, सभी का साथ में यहाँ डेवलपमेंट किया जाएगा, जिसको हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहेंगे। उसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, एनहांसमेंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा, सनराइज अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी, एनर्जी ट्रांजिशन होगा, क्लाइमेट एक्शंस ली जाएगी और इन्वेस्टमेंट जो है उनका फाइनेंसिंग होगा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 4 चीज़ें जो है ये हमारे इकोनॉमी को एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बना सकती है, ये हमारे गवर्नमेंट्स का मानना है। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें पता चलती है यूनियन बजट क्योंकि जो कि 4 पिलर पे फोकस्ड है। उसके साथ साथ हम अभी एक एक चीज़ की शुरुआत करते हैं, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में अगर हम आए तो हम सबसे पहले यहाँ पे ग्रोथ एस्टिमेट्स देखते हैं, यानी इंडिया कितने ग्रोथ को अचीव करने वाला है ये यहाँ पे पता चलता है। अब हम ये देखेंगे कि 9.2% एक्सपांशन हमें जीडीपी में फाइनेंशियल ईयर 2022 में करना है। सो यहाँ पे 9.2% का टारगेट यहाँ बनाया गया है फाइनेंशियल ईयर 2022 में, यानी हम कहेंगे कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस जो है ये इतना हमें बढ़ाना है। और अगर हम देखते हैं तो 8 to 8.5 ये यहाँ पे परसेंट रखा गया है जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। तो 2023 में इतना और 2022 में हम इतना ग्रोथ करना है। सो दिस इज ग्रोथ एस्टिमेट फॉर बजट ऑफ 2022 to 23। उसके बाद हम देखते हैं आगे, तो नेक्स्ट हमें जो देखने मिलता है वो है डेफिसिट। अब डेफिसिट की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं। फिस्कल डेफिसिट और सरप्लस ऐसी 2 चीज़ें यहाँ पे कही जाती है। डेफिसिट का मतलब होता है कि जो रिसिप्ट आ रही है वो कम है एज कम्पेयर टू एक्सपेंडिचर, यानी खर्चा ज़्यादा हो रहा है। जब आपके पास रिसिप्ट कम हो रहा है यानी कम आ रहे हैं इनकम और आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है तो उसे डेफिसिट कहा जाता है। तो इस तरह से हमें डेफिसिट जो होगा इस बार वो हमारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फिस्कल डेफिसिट इन द करंट ईयर इज एस्टिमेटेड एट 6.9%। तो हमने 6.9% हो, उससे ज़्यादा ना हो ये लिखा है। और ये किसके परसेंट, तो परसेंट ऑफ जीडीपी इतना होना चाहिए, ये हमें पता चलता है। और फिस्कल डेफिसिट 2022 से लेकर 23 तक जो एस्टिमेट किया गया है वो है 6.4% ऑफ जीडीपी, यानी जो करंट ईयर था उसमें 6.9% हमें देखने मिलता है और हम 2022 से 23 तक जाते जाते इसको हम 6.4% तक ला लेंगे, ये हम यहाँ पे सोच के चल रहे हैं। सो यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि डेफिसिट जो है वो कुछ अमाउंट से कम करने की कोशिश ज़रूर की गई है इस बजट में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी क्या होता है, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, ये आपको पता चलता है। कैपिटल पे खर्चा करना यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी हम ये कह सकते हैं कि मनी स्पेंड ऑन बाय गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है ये स्पेंड करेगी इस मनी को किन चीज़ों पे, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ, हम कह सकते हैं मशीनरी,
मशीनरी का डेवलपमेंट करना, या फिर हम कह सकते हैं कि इक्विपमेंट्स का डेवलपमेंट करना, उसके साथ साथ बिल्डिंग्स बनाना, यानी ये कुछ चीज़ें आपको जो एसेट प्रोवाइड कर सकती है, ऐसी चीज़ों का डेवलपमेंट करना, दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है यानी हम कितना खर्चा करने वाले हैं, तो हैज़ बीन स्टेप्ड अप शार्पली बाय 35.4% फ्रॉम ₹5.54 lakh crore in the current year to ₹7.5 lakh crore in 2022-23। तो अब तक हम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा था, इन चीज़ों पे जो हम खर्चा करते थे वो थे 5.54 लाख करोड़ रुपीस, और अभी इसे बढ़ा रहे हैं शार्पली, ये 35.4% से बढ़ाया जा रहा है और इसको लाया जा रहा है 7.5 लाख करोड़ पे। तो इतना खर्चा हम इस बार कैपिटल पे करने वाले, दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेपो रेट की। अब आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ते तो ये सब टर्म वैसे भी आपको क्लियर रहती है, बट किसी ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन आपको थोड़ी आइडिया देते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तो रेपो रेट की अगर बात करें तो ये एक इंटरेस्ट रेट होता है, ये याद रखिएगा। रेपो रेट इज इंटरेस्ट रेट दैट हम कहेंगे आरबीआई जो होता है वो चार्ज करता है। किस पे? तो आरबीआई किस पे चार्ज करेगा? तो आरबीआई चार्जेस व्हेन, यानी हम जब ये देखते हैं कि कोई भी कमर्शियल बैंक जो होती है, व्हेन सम कमर्शियल बैंक बोरो मनी, बोरो करती है जब आरबीआई से, तो आरबीआई उससे कितना % इंटरेस्ट लेगा? तो दैट इज रेपो रेट। सो आरबीआई जो है वो रेपो रेट को अनचेंज रख रही है, जो कि 4% था, तो अभी भी 4% ही रहेगा। मई 2020 से ये अभी भी इतना ही रखा गया है, रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है इस बजट में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पता चलता है एफडीआई। एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये कितना हम चाह रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं कि एफडीआई का इन्फ्लो जो होगा इट अमाउंटेड टू $24.7 बिलियन फॉर फरवरी टू नवंबर 2021। सो यहाँ पे हम कहेंगे तो 29.5% लोअर देन दोज फॉर अप्रैल 2020 में ये देखने मिल रहा है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इतना अमाउंट यहाँ पे होगा, ये चीज़ें यहाँ पे पता चलती है और ऐसा देखने मिला है। सो इस पे भी वर्क करेंगे और देखते हैं इस बार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना आता है। तो मैंने आपको 2 आंकड़े बता दिए। जो 2021 में था वो 24.7 बिलियन था, और ये अगर देखा गया तो ये अप्रैल नवंबर से नवंबर तक 2022 में ये कम दिखा है। सो हमें इसको कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश करना पड़ेगा फॉर ईयर 2022, ताकि अच्छा एक इन्वेस्टमेंट देखने मिले। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई आपको पता ही है क्या होती है। सो महंगाई की बात करें तो सीपीआई जो है एवरेज एट 5.2% इन अप्रैल टू दिसंबर 2021। सो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो अगर देखा गया तो ये अप्रैल से दिसंबर 2021 तक हम कहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा था, थोड़ा सा ज़्यादा देखने मिला, 5.2% देखने मिला इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि फूड बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, या फिर हम कहेंगे हाई फ्यूल प्राइसेस, जिसके कारण इन्फ्लेशन ज़्यादा था, ये गवर्नमेंट का यहाँ पे कहना है। सो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने का काम तो गवर्नमेंट करेगी ही। सो देखते हैं ये कितने हद तक यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकता है। अब कुछ लोगों को अगर ये सतर होगा कि ये सीपीआई क्या होता है, तो सीपीआई के बारे में आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि सीपीआई इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ये इंस्ट्रूमेंट, इट इज इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इन्फ्लेशन। इससे इन्फ्लेशन जो है वो मेजर किया जाता है। नेक्स्ट जो हमें देखने मिलता है वो है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट जो होता है वो कितना है ना, एक्सपोर्ट कितना होगा, तो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स एक्सपांडेड बाय 49.7% टू $301.4 बिलियन हम अगर देखे गए तो इन अप्रैल टू दिसंबर 2021। सो यहाँ पे ये देखने मिल रहा है कि प्री पैंडेमिक लेवल के अगर हम बात करें, यानी हम ये देख रहे हैं कि ये सब कोविड और ये सब पैंडेमिक आने के पहले की बात करें तो हमारा पिछले साल 2021 में देखने मिला है कि हमारे एक्सपोर्ट जो है वो बड़े हैं। सो इस बार भी एक्सपोर्ट अच्छे ही रहेंगे, ये हमारी कहीं ना कहीं एक एस्टिमेट है। तो मर्केंडाइज ये जो है ये बड़ा है हमारा, 301.4 बिलियन का हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है इंडिया से। एक्सपोर्ट यानी जो इंडिया से बाहर जाता है तो उसमें हमें डॉलर्स में पेमेंट होता है। सो ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे इकोनॉमी को, दैट इज़ मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स।
उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो वो आता है हमारा डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सो यहाँ पे हमने एक और चीज़ यहाँ पे कवर कर ली है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। अब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बाद अगले पार्ट में हम जा रहे हैं, दैट इज डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब ये बजट अलग अलग सेक्टर्स के लिए क्या क्या लेके आए हमारे इकोनॉमी में, ये हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की, तो हमें ये पता चलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पहला, सेकेंड हम जो देखेंगे वो होगा एजुकेशन, थर्ड जो देखेंगे वो होगा हेल्थ, फोर्थ हम देखेंगे एग्रीकल्चर, फिफ्थ हम देखेंगे डिफेंस, सिक्स्थ हम देखेंगे फाइनेंस, सेवेंथ हम देखेंगे रेलवेज, एट्थ हम देखेंगे एमएसएमईज। ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे स्टडी करनी है अंडर डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 4 पिलर से, उसमें से एक पिलर है पीएम गति शक्ति। सो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है एट अ कॉस्ट ऑफ ₹20,000 करोड़। तो यहाँ पे देखिए पीएम गति शक्ति पे 20,000 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। इसके चलते 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शंस जो है ये भी किए जाएंगे 2022 में। हम ये चाह रहे हैं कि हम इंडिया जो है वो जल्द से जल्द 5G की तरफ बढ़े। उसके अलावा कुछ स्कीम बनाई जा रही है फॉर डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग फॉर 5G, है ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये प्रोडक्शन लिंक एक स्कीम है जिससे चलते हम कहेंगे कि 5G जो है वो जल्दी जल्दी बन पाएगा और इस तरह के डिज़ाइंस जो है ये फास्ट की जा सकती है। टू अवॉर्ड द कॉन्ट्रैक्ट्स टू ले ऑप्टिकल फाइबर इन रूरल एरियाज, है ना, कंप्लीशन इन 2025। तो यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिए जाएंगे जिसके चलते हम ये कह सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर्स लगाए जाएंगे रूरल एरियाज़ में, जिससे इंटरनेट जो है वो उन तक ईजिली पहुँच पाए और ये 2025 तक कवर किया जाएगा रूरल एरियाज़ में। अर्बन में तो शुरुआत हो जाएगी बट 2025 तक ऐसा टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने कि हम इसको गाँव तक भी पहुँचाएंगे। उसके बाद हम ये कहेंगे टू एलोकेट एडिशनल 195 बिलियन रुपीज़। अब देखिए 195 बिलियन रुपीज़ एडिशनल एलोकेट किए जा रहे हैं कहाँ पे। सो हम कहेंगे कि सोलर इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो सोलर इक्विपमेंट्स लगाने के लिए और भी ज़्यादा यहाँ पे पैसे दिए गए हैं, दैट इज़ 195 बिलियन रुपीज़। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जाएगा जिसमें 5G आएगा, सोलर आएगा, ये सब चीज़ें, ऑप्टिकल फाइबर आएगा, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखने मिल रही है। इस बजट में उन्होंने ये चीज़ें रखी हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर में। बट यहाँ से आगे जाने के पहले मुझे पता है कि आपको कोई चीज़ सता रही है, जैसे कि हो सकती है कि प्रोडक्शन लिंक स्कीम। प्रोडक्शन लिंक स्कीम क्या होती है बताता हूँ। प्रोडक्शन लिंक स्कीम को PLI भी कहा जाता है। अब यहाँ पे बजट में प्रोडक्शन लिंक स्कीम के ऊपर अगर इस पर बात की गई है तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। तो PLI जो होता है ये एक स्कीम होती है, ये ऐसी स्कीम है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे इंसेंटिव दिए जाते हैं। कुछ कंपनीज जो होती है उनको कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। अब ये जो इंसेंटिव्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं वो इसीलिए ताकि जो भी वो सेल कर रहे हैं वो बढ़ाए, अपना जो सेल है वो यहाँ पे बढ़ाए और उसके साथ साथ प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करे डोमेस्टिक यूनिट्स में। तो डोमेस्टिक यूनिट्स की यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाए, अपने सेल बढ़ाए ताकि इंडिया को इसकी हेल्प मिलते रहे, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। इस तरह से ये स्कीम रहेगी। उसके लिए गवर्नमेंट जो है आपको इंसेंटिव्स भी देती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमारे इंडिया की कंपनीज़ को दिया जाता है। ये जो स्कीम है ये फॉरेन कंपनीज़ को भी दे रही है इस तरह के मौके कि वो हमारे यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करें, हमारे जो भी देश में हम वो ये कहेंगे कि वो कुछ यूनिट सेटअप करें। सो इस तरह से ये काम होता है और इससे हम कहेंगे कि इंडिया में क्या क्या हो सकता है। तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकता है जब बाहर से कोई आता है तो, और इंडिया में डेवलपमेंट भी देखने मिलेगा। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे देखने मिल सकती हैं। सो ये एक तरह से हम कहेंगे कि प्रोडक्ट लिंक स्कीम होती है। नेक्स्ट अगर हम एजुकेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कुछ डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। डिजिटल यूनिवर्सिटी जो बनाई जाएगी वो बेस्ड ऑन अ नेटवर्क हब मॉडल होगी। नेटवर्क हब मॉडल में हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे जो कंप्यूटर्स है वो एक नेटवर्क पे जो कनेक्टेड होते हैं, इस तरह से हब बनाया जाएगा और यूनिवर्सिटीज़ भी एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकती है। डेटा जो है वो हर कंप्यूटर में इस तरह से आ सकता है, ब्रॉडकास्ट हो सकता है। तो इस तरह की यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी नेटवर्क हब मॉडल पे। और एक और चीज़ यहाँ पे कही गई है 1 क्लास 1 TV चैनल और विल बी एक्सपांडेड फ्रॉम 12 to 200 TV चैनल्स। तो जो भी है, जो हमें एजुकेशन देने वाले चैनल्स होते हैं, जो सभी रीजनल लैंग्वेज में एजुकेशन देते हैं, इस तरह के जो चैनल है वो 12 है, वहाँ से इसको 200 किया जाएगा। जो हम कहेंगे कि एक चैनल एक क्लास के लिए हो, इस तरह से यहाँ पे कंसिडर किया गया है इस बार के बजट में। तो देखते हैं कि कितने सारे चैनल जल्द से जल्द बन जाते हैं और हमको कितने बेनिफिट इसके आगे मिलेंगे। सो 1 क्लास 1 TV चैनल यहाँ पे बताए गए हैं। तो 12 से 200 TV चैनल्स को बढ़ाया जाएगा। सो आपने यहाँ पे जो देखा 1 क्लास 1 TV चैनल, इसे कहा जाता है PM ई-विद्या। कभी याद रखिएगा अगर क्वेश्चन है PM ई-विद्या क्या है, तो 12 से 200 चैनल जो बनाए जा रहे हैं 1 क्लास 1 चैनल, उसे PM ई-विद्या कहा जाता है। ये आपका एक फैक्ट है।
अब नेक्स्ट अगर हम हेल्थ की बात करें तो हमें ये पता चलता है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। अब ये होता क्या है, इसकी भी आपको आइडिया देता हूँ। तो ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है, इट इज़ एन ओपन प्लेटफॉर्म। अब ये करता क्या है, अगर इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ डिजिटल रजिस्ट्रीज़ होंगी। अब डिजिटल रजिस्ट्रीज़ तो होगी, बट किन चीज़ों की डिजिटल रजिस्ट्रीज़ होंगी ये भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे रजिस्ट्री होगी हेल्थ प्रोवाइडर्स की, यानी कौन कौन हेल्थ प्रोवाइडर्स है इंडिया में वो सब, ताकि लोगों को इजीली ये चीज़ें पता चल सके कि कौन कौन है। और उसके अलावा हेल्थ फैसिलिटीज़ कौन कौन सी है ये भी यहाँ पे बताया जाएगा। हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई, हेल्थ प्रोवाइडर्स हो गए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यूनिक हेल्थ आइडेंटिटी या यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटी यहाँ से मिल सकती है। यानी आप इजीली ये चीज़ों के चलते एक्सेस कर सकते हो अपने हेल्थ फैसिलिटीज़ को कि कौन है हेल्थ प्रोवाइडर, कौन सी फैसिलिटीज़ हमको मिल रही है। तो ये डिजिटल रजिस्ट्री होगी इन सब चीज़ों की, जहाँ से आप इजीली ये चीज़ें देख सकते हैं। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम यहाँ पे बनाया जाएगा। सेकंड आपको बता दूँ कि नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी यहाँ पे सेटअप किया जा रहा है टू फोकस ऑन मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ के लिए ये भी यहाँ लाया जा रहा है, दैट इज़ नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेक्स्ट आपको बात करो, इसके साथ साथ 23 मेंटल हेल्थ सेंटर्स बनाए जाएंगे फॉर एक्सेलेंस। ये जो है नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इसके चलते 23 टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। सो हमारी जो गवर्नमेंट है उनका ये भी कहना था इस बजट में, या फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये कहना था कि जो कोविड है उसके कारण लोगों को बहुत सारे मेंटल हेल्थ के भी इश्यूज देखने मिले, जिसके कारण हमें ये टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पता चलता है। सो ये बनाया किसके साथ जाएगा, तो जिन्हें निमहंस कहते हैं उसके साथ। तो निमहंस जो होते हैं इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूँ तो दैट इज़ नेशनल, ये अच्छे से याद रखेगा, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। इंस्टीट्यूट निमहंस के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। सो ये है एक जिसे निमहंस कहा जाता है। तो इसके साथ मिलके ये 23 टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि इंटीग्रेटेड बेनिफिट्स दिए जाएंगे वुमेन और चिल्ड्रन को थ्रू मिशन शक्ति। कुछ मिशन चलाए जा रहे हैं वुमेन और चिल्ड्रन के हेल्थ से रिलेटेड, दैट इज़ मिशन शक्ति, मिशन वत्सल्य, या फिर हम कहेंगे सक्षम आंगनवाड़ी, या फिर पोषण 2.0। यहाँ पे पोषण यानी हेल्थ से रिलेटेड होगा, आंगनवाड़ी भी यहाँ पे कुछ एजुकेशन में जो हेल्थ से रिलेटेड है वो हमें देखने मिलता है। वत्सल्य और मिशन शक्ति ये सब हेल्थ से रिलेटेड वुमेन और चिल्ड्रन के कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलती है जो बजट में इन्होंने दी है। नेक्स्ट हमारी गवर्नमेंट में जो बात की है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, वो है हमारे बजट में। तो हम सबसे पहले देखेंगे कुछ डोमेस्टिक स्कीम्स लाई जा रही है जिससे हम ऑयल सीड जो होते हैं उसको ज़्यादातर इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इनका इंपोर्ट कम हो और इंडिया इन्हें प्रोड्यूस कर सके। इस तरह से कुछ डोमेस्टिक स्कीम्स चलाई जाएंगे जिसके चलते ऑयल सीड का इंपोर्ट्स कम हो जाएगा। नाबार्ड जो होता है वो, नाबार्ड की अगर बात करते हैं तो वो कुछ फंड्स ज़्यादा यहाँ पे देने की कोशिश करेगा। जो स्टार्टअप्स है फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल एंटरप्राइजेस, ये सब यहाँ पे नाबार्ड के द्वारा मिलेंगे। अब नाबार्ड होता क्या है, नाबार्ड एक बैंक है जो कि हम कहेंगे कि नेशनल बैंक, जिनको नहीं पता वो लिख लेंगे, फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब इन चीज़ों के लिए नाबार्ड काम करता है। तो यहाँ पे नाबार्ड जो है वो फंड्स देगा और भी ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की जाएगी एग्रीकल्चर में, रूरल एंटरप्राइज में। अगला हम ये कहेंगे कि केमिकल फ्री या नेचुरल फार्मिंग जो है वो प्रमोट की जाएगी। इस बार के बजट में ये कहाँ है, हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और उसके साथ साथ 2022 जो होगा वो ईयर ऑफ मिलेट कहा गया है, जिसमें मिलेट का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छे से किया जाएगा 2022 से 2022 ईयर में। तो यहाँ पे मेनली क्या करना है, मिलेट का अगर प्रोडक्शन अच्छा होना तो पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन यहाँ पे मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हार्वेस्टिंग के बाद कभी कभी जब बहुत बड़े लॉस देखने मिलते हैं सो लोग ये चीज़ें लगाते नहीं है ज़्यादातर, तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए गवर्नमेंट इस तरह से अगर वैल्यू एडिशन दे दे उन चीज़ों को के चलते तो यहाँ पे प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हो सकता है मिलेट का, ये हमें पता चलता है। उसके अलावा यहाँ पे ड्रोन्स का यूज़ किया जाएगा, किसान ड्रोन्स जिनको कहा जाता है उनका यूज़ किया जाएगा। और ड्रोन के द्वारा क्रॉप का असेसमेंट किया जाएगा और स्प्रेइंग भी किया जाएगा पेस्टिसाइड्स का, ये भी इस बार के बजट में कहा गया है। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो होगी डिफेंस सेक्टर की। डिफेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे ये कहा गया है इस बजट में कि इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाया जाएगा डिफेंस प्रोडक्शन में। अगर देखेंगे तो इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाना है, जो डिफेंस प्रोडक्शन होगा वो इंडिया में ही किया जाएगा। जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर हम इम्पोर्ट करते हैं, तो ऐसा ना हो।
और हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना जाए, इसीलिए यहीं पे बनाया जाएगा, ये सोचा गया। और ये एक आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का ही हिस्सा है। आत्मनिर्भर यानी इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना, और सेल्फ रिलायंस हम बन रहे हैं और हमें धीरे धीरे बनते चलना है। इनकरेज द प्राइवेट इंडस्ट्री, तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं डिज़ाइन और डेवलपमेंट करे ऑफ मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स का और इक्विपमेंट्स का। तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को भी ये मौका दिया गया है कि वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इक्विपमेंट जो है मिलिट्री के या मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स है उसमें हेल्प करे और इंडिया को सेल्फ रिलायंस की तरफ लेके जाए। उसके बाद हम आते हैं फाइनेंस की तरफ। फाइनेंस की तरफ अगर हम आए तो हमें सबसे पहले देखने मिलता है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर जो सरचार्ज लिया जाता है। सरचार्ज यानी आपको पता है टैक्स के ऊपर टैक्स लेते हैं, ये सब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो कैपिटल आप गेन कर, जो भी आपको यहाँ पे कैपिटल गेन हो रहा है उसके ऊपर आपको जो सरचार्ज लगाया जाएगा वो मैक्स टू मैक्स 15% लगाया जा सकता है, मैक्सिमम। ये तो इसको एक कैप कर दिया गया है 15%। उसके साथ यहाँ पे एक आपको बता दो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, जो क्रेडिट देता है, जो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि फाइनेंशियल हेल्प कर सकता है वो स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस को। इसको एक्सटेंड कर दिया गया है टू मार्च 2023 तक। तो यहाँ पे स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस जो है उनको कोई ना कहीं क्रेडिट यहाँ पे मिल सकता है, उनको कुछ फाइनेंशियल हेल्प यहाँ पे मिल सकती है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पता चलती है। उसके साथ साथ फाइनेंस में बात करें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में पब्लिक इशू किया जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसके जो स्टेक्स है, इसके जो शेयर्स है वो लोगों के लिए भी अवेलेबल किए जाएंगे। यानी जो प्राइवेट या फिर हम कहेंगे जो हम लोग हैं ये इसके शेयर्स कभी खरीद पाएंगे और इसमें अपनी ओनरशिप दिखा पाएंगे। तो यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड शॉर्टली ये जल्द से जल्द होगा, ये भी यहाँ कहा गया है। और अगर बात करें बैंक्रप्सी कोड की, तो बैंक्रप्सी कोड जो है उसे भी यहाँ पे अमेंड किया जाएगा जल्द से जल्द, ताकि जो रिजोल्यूशन प्रोसेस है वो जल्दी जल्दी जो केसेस है वो रिजॉल्व हो पाए। ये भी फाइनेंस में हमें पता चलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेलवेज में। रेलवेज की अगर बात करें तो पीएम गति शक्ति का ये मास्टर प्लान है कि 2000 किलोमीटर तक के रेलवे नेटवर्क जो है वो कवच में लाए जाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कवच होता क्या है। कवच की अगर हम बात करें तो कवच एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड, हम कहेंगे इंडिया में ही डेवलप किया गया एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप अपने नोट्स में से लिख सकते हैं, सिस्टम है। तो इससे ये हो सकता है कि ट्रेन के जो कोलिजन है वो यहाँ पे कम किए जा सकते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है ये। तो इससे ट्रेन के एक्सीडेंट्स कम होंगे। तो 2000 ऐसे किलोमीटर तक की रेलवे नेटवर्क जो है वो वहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया जाएगा, जो कि इंडिया में ही डेवलप किया गया है, जिससे ट्रेन के एक्सीडेंट्स कम देखने मिल सकते हैं। उसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन यहाँ पे बनाई जाएगी। सो इसमें क्या होगा कि एनर्जी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी, यानी कम एनर्जी कंज्यूम तो करेगी ही करेगी, ऊपर से पैसेंजर के राइडिंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे होंगे। इनको डेवलप किया जाएगा नेक्स्ट 3 इयर्स में। ऐसे 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन यहाँ पे बनाई जाएगी। ये भी रेलवे सेक्टर में हमें पता चलता है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्टर जिसकी हम बात करेंगे वो होगा एमएसएमई। एमएसएमई का फुल फॉर्म आपको पता ही है, माइक्रो, एस यानी स्मॉल, एम यानी मीडियम एंड ई यानी एंटरप्राइजेस। अब ये जो भी है ये माइक्रो भी है, स्मॉल भी है, मीडियम एंटरप्राइजेस जो है, इसके लिए हमें इसको कहीं ना कहीं इसका भी डेवलपमेंट अच्छा करना है। तो यहाँ बजट में कहा गया रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम यहाँ पे चलाया जाएगा, जिसमें हम ये कहेंगे कि विथ ₹6,000 करोड़ यहाँ पे लाया जाएगा फॉर 5 ईयर्स। एमएसएमई को इतना पैसा स्पेंड किया जाएगा जिसके कारण एमएसएमई जो है उनका भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो सके। सो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो होती है, जो मैंने आपको बताया था, तो कोविड के चलते गवर्नमेंट ने ये ECLGS लाया था, क्योंकि कोविड के चलते आपको एडिशनल कुछ फंड्स की ज़रूरत पड़ रही थी, एडिशनल कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ रही थी, एडिशनल लोन्स की ज़रूरत पड़ रही थी, इसीलिए ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लाया गया था। सो यहाँ पे ये कहा गया है कि ये आपको प्रोवाइड, तो कुछ इंटरेस्ट रेट, आप जितना यहाँ से एडिशनल लोन लेते हैं आपको कुछ इंटरेस्ट रेट्स के चलते इसको रीपे कर सकते हैं। तो ये आपको प्रोवाइड करेगा मच नीडेड एडिशनल क्रेडिट टू ओवर 1.3 करोड़ एमएसएमईज। तो इतने सारे एमएसएमईज को ये प्रोवाइड करेगा कुछ एडिशनल क्रेडिट, एंड ये एक्सटेंड किया गया है मार्च 2023 तक।
और इसकी जो गारंटी कवर होगा वो एक्सपांड किया गया है बाय 50,000 करोड़ टू 5 लाख करोड़ तक का, इतना गारंटी कवर यहाँ पे बताया गया है। सो एमएसएमई जो है इसमें ये कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि उनका डेवलपमेंट आ सके। एमएसएमई के बाद हमने यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था दैट इज डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कंप्लीट कर चुके, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कंप्लीट कर चुके। अब हम पॉलिसीज और टैक्सेस को कंप्लीट कर लेते हैं। सो अब हम अगर यहाँ पे आते हैं एक टॉपिक पे दैट इज पॉलिसीज। सो पॉलिसीज में जो सबसे पहले हमें देखने मिलता है वो है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जो है इसमें कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी बनाई जाएगी और कनेक्टिविटी में हम कहेंगे कि कुछ रोडवेज है उनको बढ़ाया जाएगा, 25,000 किलोमीटर्स तक के रोड्स यहाँ पे बढ़ाए जाएंगे। उसके अलावा 2,000 किलोमीटर्स ऑफ रेल नेटवर्क जो है वो इंडिजीनियसली डेवलप टेक्नोलॉजी पे लाया जाएगा। मैंने आपको पिछले बार ही बताया था दैट इज कवच जैसे चीज़ों में। सो ये होने के साथ साथ 8 रोपवेज प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए जाएंगे, 8 ऐसे रोपवे बनाए जाएंगे और 100 कार्गो टर्मिनल्स यहाँ पे बनाने के गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पे प्रोविजंस रखे हुए हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि 8 रोपवे बनाए जाएंगे। 8 रोपवे का जो ये प्रोजेक्ट है इसे कहा जाता है पर्वतमाला। पर्वतमाला जो है ये नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसमें हम कहेंगे पीपीपी मॉडल पे बनेगा ये, जैसे कि हम कहेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बनेगा और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 8 रोपवे का है जो कि 60 किलोमीटर्स की लेंथ कवर करेगा। सो इसे पर्वतमाला कहा जाता है। ये एक फैक्ट है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद एक और प्रोजेक्ट की बात करेंगे जो कि है केन बेटवा प्रोजेक्ट। केन बेटवा प्रोजेक्ट जो है इसके लिए 1400 करोड़ रखे गए हैं। केन बेटवा को लिंक किया जा रहा है, ये लिंक करने वाला एक प्रोजेक्ट है और उसके साथ साथ 9.08 लाख हेक्टर जो फार्मर्स है इनको इसका फ़ायदा मिलेगा, इससे इनको इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिलेगी। ये कहा गया केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट से। केन बेटवा ये रिवर से, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि ये कौन से स्टेट में आती है। उसके बाद यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। स्किल डेवलपमेंट की जो बात की गई है बजट में उससे डिजिटल इकोसिस्टम बनाया गया है जिससे आप स्किल, रीस्किल या अपस्किल कर सकते हो खुद को ऑनलाइन ट्रेनिंग के थ्रू। और ये जो चीज़ें ऑनलाइन ट्रेनिंग जो आपको देगा वो देश स्टैक ई पोर्टल करके, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी स्टार मार्क करके रखिएगा। और यहाँ पे स्टार्टअप्स जो है वो आपको दिए जाएंगे, आपको स्टार्टअप के लिए प्रमोट किया जाएगा जिसे ड्रोन शक्ति कहेंगे, जो ड्रोन्स के लिए बनाए जाएंगे और ड्रोन एज ए सर्विस कहा जाएगा जिसे ड्रास कहा जाता है। तो ये रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट है कुछ हमारे पास स्कीम्स। नेक्स्ट जो है वो है पीएम डिवाइन। पीएम डिवाइन का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की गई है जिससे हम ये कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर या सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो नॉर्थ ईस्ट में चल रहे हैं उनके लिए कुछ फंड दिया जाएगा। इनिशियल एलोकेशन जो फंड दिया जा रहा है यहाँ पे वो 1,500 करोड़ 1,500 करोड़ का है जिससे यूथ वुमेन को इस स्कीम में जो है वो उनको कुछ एक्टिविटीज़, लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ कराई जाएगी। ये सब चीज़ों के लिए इतना फंड यहाँ पे रखा जाता है। उसके बाद जो पॉलिसी में नेक्स्ट आता है वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। तो इंटरनेशनल यहाँ पे वर्ड आ गया है और दूसरा आर्बिट्रेशन आ गया और तीसरा सेंटर आ गया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये किस चीज़ के लिए काम कर रहा होगा। तो मैं आपको ये सबसे पहले बता दूँ कि यहाँ पे कुछ रिजोल्यूशन करना है डिस्प्यूट्स का, तो टाइमली रिजोल्यूशन होने चाहिए डिस्प्यूट्स के। तो कौन से डिस्प्यूट्स के ये आपको बता देता हूँ। टाइमली रिजोल्यूशन होंगे ऑफ डिस्प्यूट्स जो कि आते हैं कम्स अंडर इंटरनेशनल जुरिस्प्रूडेंस। इंटरनेशनल जुरिस्प्रूडेंस में जो आते हैं यानी इंटरनेशनल लॉज के चलते जो भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उनका जल्द से जल्द रिजोल्यूशन कर सके, इसीलिए ऐसे सेंटर जो है वो इंडिया में ही बनाए जाएंगे। सो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जो है वो सेटअप किए जाएंगे और जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ होंगी उनको परमिट किया जाएगा कि वो ऑपरेट करे गिफ्ट सिटी में, ताकि ये इस तरह के सेंटर्स बनाए जाए। तो गिफ्ट सिटी क्या होती है ये एक और चीज़ आपको बता दूँ। तो देखिए गिफ्ट सिटी ये कुछ एक नया कंसेप्ट है बट आपको इसके बारे में इसका फुल फॉर्म ये सब पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल, आई यानी इंटरनेशनल, एफ यानी फाइनेंस, सी यानी टेक, टी यानी टेक और सिटी। ये बन जाता है यहाँ पे गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। तो ये हम कहेंगे कि ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये तो सेंट्रल जो गांधीनगर है गुजरात का वहाँ पे ये बनाया जा रहा है गांधीनगर में। सो ये आपको याद रखने कुछ चीज़ें, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे सेंटर्स बनाए जाएंगे इन जगहों पे। सो ये एक और पॉलिसी में हमें नई चीज़ पता चलती है। उसके बाद देखा गया तो कुछ अमेंडमेंट्स किए जाएंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में, मैंने आपको ये भी बताया। तो एनहांस द रिजोल्यूशन प्रोसेस, तो जल्दी जल्दी रिजोल्यूशन हो सके जो भी बैंक्रप्सी कोड है। काफ़ी प्रॉब्लम्स जाती है हमारे इकोनॉमी को जब कोई ये चीज़ों को वायलेट करता है। सो इसमें क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी जो है ये भी सॉल्व की जाएगी, यानी इंडिया से कोई है वो बाहर चले गया है तो वो व्यक्ति के भी यहाँ पे कुछ
उसके ऊपर भी यहाँ काम किया जाएगा। उसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि कुछ सेंटर्स बनाए जाएंगे कि जो प्रोसेस है वॉलंटरी वाइंडिंग अप की, वो यानी बहुत ज़्यादा टाइम ना ले। कोई भी अपनी कंपनी को वाइंडिंग अप करना चाहता है तो जल्द से जल्द हर प्रोसेस वहाँ पे कंप्लीट हो जाए, है ना। तो ये हमें यहाँ देखने मिलता है। तो यहाँ 6 महीने का समय लिया जाता है, 6 महीने में ये सब चीज़ें हो जाए, ये यहाँ पे देखा जाता है। सो ये सेंटर्स जो होंगे, ये प्रोसेस जो है उसको 6 महीने के भीतर पूरा कंप्लीट कर देगा, ताकि कुछ जो भी कंपनीज है जो वाइंडिंग अप हो रही है उनकी प्रोसेस जल्दी जल्दी हो सके। तो ये अमेंडमेंट किए जा रहे हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में। अब ये जो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे रिड्यूस किया जा रहा है वाइंडिंग अप का जो टाइम है, वो उसके लिए जो लाया गया उसे CPACE कहा जाता है। CPACE का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, ये है। तो इसको जल्दी जल्दी स्पीडी वाइंडिंग अप किया जाएगा, जो कि किया जाएगा CPACE के द्वारा। उसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि डिजिटल रुपी की बात की गई है इस बार के बजट में, यानी यहाँ पे डिजिटल रुपी जो है वो यहाँ पे लॉन्च की जाएगी यूजिंग ब्लॉकचेन और अदर टेक्नोलॉजीज इन फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 23। सेकेंड, हमें ये देखने मिलता है कि कुछ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं, जिसको आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते ही हैं कि ये कौन कौन से होते हैं, तो जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है उनको ये कहा गया है कि वो 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स बनाए। तो टू सेटअप 75 डिजिटल यूनिट्स, बैंकिंग यूनिट्स, ये हमें पता चलता है। और कोर बैंकिंग जो सिस्टम है वो पोस्ट ऑफिस तक भी पहुंचाया जाएगा, ये भी यहाँ पे देख रहे हैं। तो एक्सटेंड द कोर बैंकिंग सिस्टम टू पोस्ट ऑफिस, ये कुछ डिजिटल रुपीज़ को लेके गवर्नमेंट का एक कोई इनिशिएटिव होगा। नेक्स्ट हमें देखने मिल रहा है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने ये कहा है कि टैक्स लिया जाएगा वर्चुअल डिजिटल एसेट पे। सो जितने भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है उसको टैक्स किया जाएगा 30% रेट, है ना। तो वाइल डिजिटल गिफ्टिंग विल ऑल्सो चार्ज पर सेम रेट ऑन रिसीवर्स एंड। तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि देखिए डिजिटल जो एसेट्स होते हैं उस पर जितना आपको प्रॉफिट मिल रहा है उस पर 30% रेट से आपको उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। सो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में हम कह सकते हैं जैसे कि क्रिप्टो करेंसी हो गए, क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ NFTs हो गए, ये सब जितनी भी चीज़ें आ रही हैं इन सब पे टैक्स तो लगे ही है। और अगर आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो रिसीवर्स एंड में, यानी जो रिसीव करेगा उसको 30% यहाँ पे टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। ये सब चीज़ें भी इस बार बजट में कही गई है। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट पे भी यहाँ पे कहीं ना कहीं टैक्स लगाए गए हैं, ये हमें पता चलता है। नेक्स्ट हम जो देखते हैं वो है कमिटीज़ टू गवर्न डिफरेंट प्रोसेस। तब अलग अलग कमिटीज़ यहाँ पे बनाई गई, यानी हम कहेंगे कमिटी और टास्क फोर्स जो है वो सेटअप की जाएगी फॉर अर्बन प्लानिंग, ऑगमेंटिंग द एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक सेक्टर, रिव्यूइंग द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट वेंचर कैपिटल्स एंड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इन सब चीज़ों को, जैसे कि हम कहेंगे कि अर्बन प्लानिंग को रिव्यू करने के लिए कमिटी है, या फिर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक सेक्टर, इनके लिए कमिटीज़ है। और उसके साथ साथ रिव्यू करने के लिए कि गवर्नमेंट वेंचर कैपिटल जो है वो बराबर काम कर रहा है या नहीं, या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स ये बराबर हो रहे हैं या नहीं। ये सब चीज़ों में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कमिटीज़ यहाँ बनाई जाने वाली है। नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज़ इन 5G स्पेक्ट्रम। 5G स्पेक्ट्रम जो है इसके ऊपर कोई बात की गई है। 5G स्पेक्ट्रम जो है इसका जो ऑक्शन है वो प्रपोज किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि कुछ लॉन्च किया जाएगा दैट इज़ डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, जिसको PLI स्कीम होता है। जैसे कि मैं आपको पिछले इसमें कुछ आइडिया भी दे चुका हूँ कि किस तरह से ये काम करेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें होगी, ये यहाँ पे 5G स्पेक्ट्रम के चलते लाई गई। और कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो फाइबर ऑप्टिक्स लगाने के लिए भी यहाँ दिए जाएंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, PPP मॉडल पे, जिसमें जो प्राइवेट सेक्टर्स है वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। तो 5G स्पेक्ट्रम के ऊपर यहाँ पे काम किया जाएगा। और डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई है PLI स्कीम्स के ही इसमें। तो जिससे 5G स्पेक्ट्रम की जितने भी चीज़ें उनको डिज़ाइन किया जाएगा, अच्छे से मैन्युफैक्चर किया जाएगा और ये बहुत जल्द से जल्द हम लोगों तक पहुँचाया जाएगा। सो अगली बात की गई यहाँ पे डेटा सेंटर्स की। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि कुछ डेटा सेंटर्स बनाए जाएंगे। उसके अलावा हम ये कहेंगे कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी बनाए जाएंगे। तो इनको भी क्रेडिट अवेलेबल करा के दिया जाएगा ये सब चीज़ें बनाने के लिए, ताकि डेटा सेंटर्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ये और भी एफिशिएंट बना सके हमारे काफ़ी सारी जो प्रोसेसेस है उनको। तो इस तरह से ये किया जाएगा। सो उसके बाद हम आते हैं बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी पे। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी से आपको कुछ यहाँ पे हिंट मिल रही होगी कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये एक ऐसी सर्विस है जो EV होते हैं, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ओनर्स होते हैं, वो लोग अपने बैटरी को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं विद चार्ज्ड वन। सो इसको कह सकते हैं हम बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। ये इसके लिए भी काम करेंगे और इंटर ऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पे बनाएगी इन चीज़ों से रिलेटेड गवर्नमेंट, ये कहा गया। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि INR यहाँ पे रुपीज़ जो है वो 195 बिलियन दिए गए हैं
PLI को, PLI में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड, हम कहेंगे इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो होते हैं ये यहाँ पे दिए जाएंगे फॉर सोलर PV मॉड्यूल्स के लिए, यानी फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स जो होते हैं सोलर के, उसके लिए, यानी सोलर पे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहती है इसके साथ साथ। तो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसीज भी यहाँ पे होगी और सोलर पे भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा, ये हमें इस बजट में पता चलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट यहाँ पे बनाया जाएगा। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट जो है इसको रिप्लेस किया जाएगा नए एक्ट से, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि स्टेट जो होती है उनकी भी पार्टनरशिप हमें देखने मिलेंगी इन डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि जो स्टेट्स है ये भी अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में रहेंगे कि कोई नई कंपनीज बनाना, इकोनॉमिक जोन एक्ट में ये देखा जाएगा, और सर्विस हब्स बनाए जाएंगे। हम ये कहेंगे ऑप्टिमली यूटिलाइज द अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनहांस द एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, है ना। तो यही है कि जितना भी हमारे पास अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें हमें काम करना है और उसके साथ साथ हमारा जो एक्सपोर्ट है उसे बढ़ाना है। तो इसके लिए ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट है इसको रिप्लेस किया जाएगा नए एक्ट से, जो कि स्टेट को भी एक पार्टनरशिप देगा इन चीज़ों में। तो ये सब हमें इसमें और भी पता चलता है। इसके बाद हम बात करते हैं PLI स्कीम की। PLI मीन्स प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है। ये जो स्कीम है ये सेंटर की स्कीम है, जिसमें हम ये कहेंगे कि ये 60 लाख न्यू जॉब्स जो है वो आने वाले 5 साल में जनरेट करने का एक पोटेंशियल रखती है, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। ये जो स्कीम होती है ये जो स्कीम है इट इज़ फॉर डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग। ये लॉन्च की जाएगी ताकि एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बन सके फॉर 5G, है ना। तो PLI स्कीम का ये 5G जो है ये सब यहाँ लॉन्च हो पाए, तो ये सब यहाँ पे कहा गया है। ये ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और आपको ये भी बता दूँ कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और एडिशनल एलोकेशन ऑफ ₹19,500 करोड़ ये दिया जाएगा फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स। तो यही है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है। तो जैसा प्रोडक्शन रहेगा वैसे इंसेंटिव गवर्नमेंट आपको देते रहेगी, और आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे प्रोडक्शन करना है। तो ऐसी कंपनीज जो है उनको यहाँ पे अलाउ किया जाएगा कि वो ये सब चीज़ों में काम करे, वो 5G में काम करे, वो सोलर के लिए काम करे। तो यहाँ पे इतना भी, यहाँ हम कहेंगे 19,500 करोड़ ये इंसेंटिव्स के लिए यहाँ पे हम कहेंगे एडिशनल एलोकेशन किया गया है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग जो है ये काफ़ी अच्छे से हो सके PLI स्कीम के द्वारा। सो PLI स्कीम मेनली यहाँ पे हम कहेंगे 5G और सोलर पे यहाँ पे काम करते हुए हमें दिख रही है इस बजट में। उसके अलावा हम कहेंगे वुमेन के एम्पावरमेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 ये सब लाया गया है। और यहाँ पे 60,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं अंडर हर घर नल से जल इस स्कीम के अंडर। तो यहाँ पे हम कहेंगे 3.8 करोड़ हाउस होल्ड जो है वो कवर किए जाएंगे 2022 से लेकर 23 तक। 60,000 करोड़ यहाँ पे दिए जाएंगे हर घर नल से जल ये वाले स्कीम के अंडर। सो यहाँ पे आपको नाम से पता चल रहा है हर घर नल से जल, यानी यहाँ पे वाटर सप्लाई जो है उसके ऊपर काम किया जाएगा हाउस होल्ड्स के, ताकि घर के घर में आपको जो वाटर की अवेलेबिलिटी हो जाए। नेक्स्ट हम करते हैं जो बात वो है PM गति शक्ति की। PM गति शक्ति जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पता चलता है हमें, क्योंकि ये बहुत ही इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस भी बनते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इशू है जो उठाया गया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है या बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर बात की गई है इस बजट में। PM गति शक्ति जो है नेशनल मास्टर प्लान है, इसमें 7 इंजन्स हो गए फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि इकोनॉमी जो है हमारी वो ट्रांसफॉर्म की जाएगी, या फिर हम कहेंगे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी यहाँ पे बनाई जाएगी, या फिर हम कहेंगे लॉजिस्टिक एफिशिएंसी बनाई जाएगी। तो कनेक्टिविटी अच्छी होगी, हमने देखा रोड्स, रेलवेज, रोपवेज से लेके काफ़ी सारे हब्स ये सब बनाए जाएंगे, कार्गोज बनाए जाएंगे। उसके अलावा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में हमने अभी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, लॉजिस्टिक्स से लेके काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी, एक्सपोर्ट या फिर ये सब चीज़ों को लेके। सो गति शक्ति ये नेशनल मास्टर प्लान है जिसके ऊपर ये सब काम करने वाले। तो ये जो 7 इंजन्स है जिसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला, उसमें रोड है, रेलवेज है, एयरपोर्ट्स है, पोर्ट्स है, मास ट्रांसपोर्टेशन है, वाटरवेज है एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। तो ये सब इसमें वर्क किया जाएगा, ये 7 इंजन है जिसमें यहाँ वर्क किया जाएगा। और मैं आपको ये बता दूँ इस कारण लोगों का और गुड्स का काफ़ी अच्छे से यहाँ मूवमेंट्स हो सकता है। उसके अलावा नेशनल हाईवे नेटवर्क जो है ये भी एक्सपांड किया जाएगा बाय 25,000 किलोमीटर्स इन फाइनेंशियल ईयर 23, ये हमें पता चला है। और हमें ये भी पिछले बार हमने पढ़ा कि 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन से यहाँ पे लाई जाएगी। तो वंदे भारत ट्रेन ये 3 साल में आने वाले 400 ऐसी नई जनरेशन ट्रेन बनाई जाएगी। और रेलवे जो होता है विल डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स एंड लॉजिस्टिक सर्विस फॉर स्मॉल फार्मर्स एंड MSME, ये भी कहा गया इस बजट में कि स्मॉल फार्मर्स हो या MSMEs हो, इनके प्रोडक्शन जो है या फिर इनको भी लॉजिस्टिक सर्विस दे पाए, जिससे इनके एक जगह से दूसरी जगह जो गुड्स है उन्हें
ट्रांसपोर्ट किया जाए। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, ये एक और कंसेप्ट लाया गया है। ये जो कंसेप्ट है इसमें हम ये कहेंगे कि इट विल हेल्प द लोकल बिजनेसेस एंड सप्लाई चेन्स टू बिल्ड ऑन अ हब एंड स्पोक मॉडल। सो यहाँ पे हम कहेंगे कि स्टेशन से यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है उनको भी यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा, जो कि हेल्प करेंगे लोकल बिजनेसेस को और सप्लाई चेन्स को। 2000 किलोमीटर का जो नेटवर्क है वो नए स्कीम दैट इज कवच में लाया जाएगा, जिससे हम कहेंगे कि सेफ्टी और कैपेसिटी को लेके काम होगा, जिसके कारण ट्रेन के एक्सीडेंट्स भी हमें कम देखने मिल सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटेड सिस्टम ऐसा एक बनाया जाएगा, जो कि मैं आपके साथ पहले से ही डिस्कस कर चुका हूं। ये होने के बाद हम देखते हैं टैक्सेस। तो यहाँ तक की चीज़ें हमने यहाँ पे कवर की है पॉलिसीज़ में। तो हमने एक और हमारा जो पार्ट था बजट का उसको कवर किया, दैट इज़ पॉलिसीज़। नाउ विल स्टडी द लास्ट पार्ट दैट इज़ टैक्सेस। तो चलिए टैक्सेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। गवर्नमेंट ने टैक्सेस में क्या क्या चेंज करने की यहाँ पे प्रोविजंस रखे हैं। टैक्सेस की अगर हम बात करते हैं तो इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं तो कोई भी चेंज नहीं देखने मिला इस बार के बजट में इनकम टैक्स के स्लैब्स में। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनकम टैक्स रिटर्न पॉलिसी में यहाँ चेंज देखने मिलता है, जिसको रिवाइज किया गया है। तो रिटर्न यानी आप इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं उसके रिलेटेड ये कोई पॉलिसी है। तो टैक्स पेयर जो है इन्हें अभी 2 साल का एक विंडो दिया गया है, 2 ईयर्स दिए गए टू करेक्ट द एरर्स, यानी पिछले कुछ 2 साल के या पिछले कुछ गए हुए साल का आप कुछ एरर जो होते हैं उसे भी करेक्ट कर सकते हैं और फाइल कर सकते हैं अपना रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न, है ना। तो असेसमेंट रेलेवेंट असेसमेंट ईयर्स जो है उसके लिए तो ये थोड़ा रिवाइज किया गया है, जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न पॉलिसी रिवाइज होते हुए हमें दिखती है। उसके बाद यहाँ बात की गई है टैक्स हॉलिडे की। अब टैक्स हॉलिडे होता क्या है ये बता दूं, तो ये टेम्पररी रिडक्शन या एलिमिनेशन हो सकता है, यानी आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो ये कब तक, तो ये एक्सटेंड किया गया है जो स्टार्टअप्स है जो बनाए जाएंगे 31 मार्च 2023 तक, और नए जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आने वाली है जो ऑपरेशंस में आएगी बाय मार्च 2024 तक 31 मार्च, तो उनको टैक्स हॉलिडे यहाँ पे दिया गया है। उनको टैक्स जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं छुटकारा मिल जाता है। अगला जो हमें प्रोविजन देखने मिल रहा है वो है सरचार्ज और सेस को लेके टैक्सेस में। इसमें सबसे पहले आपको ये बता दूं कि रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किए गए। रेट्रोस्पेक्टिव यानी पीछे जाके अमेंडमेंट्स किए गए हैं। ऐसा क्यों यहाँ कहा गया है, क्योंकि देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं 2005 से 2006 का जो ईयर था इसमें सेस लाया गया था। अब सेस लाया गया था नहीं, वहाँ पे जाके अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, इसीलिए इसको रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कहा गया है। तो पीछे जाके अमेंडमेंट इसमें किए गए हैं और इसमें ये कहा गया है कि टू डिनाई द डिडक्शन ऑफ एनी सरचार्ज और सेस पेड ऑन इनकम और प्रॉफिट। तो यहाँ पे सबसे पहले ये कहा है गवर्नमेंट ने कि सेस या सरचार्ज जो है वो टैक्सेस है, वो पार्ट ऑफ टैक्स है। आप ये मत बोलिए कि ये मेरा खर्चा है, ये एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सेस एंड सरचार्ज आर पार्ट ऑफ टैक्स एंड कैन नॉट बी अलाउड एज बिजनेस एक्सपेंडिचर। तो आपकी एक्सपेंडिचर नहीं है। बजट में यही कहा गया है कि आप क्लेम नहीं कर सकते कि ये जो सेस या फिर सरचार्ज है वो आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर था। ये एक्सपेंडिचर दिखा के आप अपने टैक्सेस नहीं बचा सकते, यानी हम ये एक्सपेंडिचर बता के आप ये क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि टैक्स कैलकुलेशन के वक्त इसको एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा, कैलकुलेशन के वक्त इसको टैक्सेस में ही इंक्लूड कराया जाएगा। ये थोड़ा सा एक अमेंडमेंट हमें सरचार्ज और सेस में देखने मिलता है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की। जैसे कि मैं इसके बारे में आपको ऑलरेडी आइडिया दे चुका हूँ। इसमें जैसे कि हम देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी आ सकते हैं या फिर हम NFTs आ सकते हैं, ये सब चीज़ें इसमें देखने मिलती है। तो आपको ये बता दूं कि इसके ऊपर टैक्स लगाया गया है 30%, यानी जो भी गेन्स आपको मिलेंगे, जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपने किसी को ट्रांसफ़र किया और आपको उस वक्त जो प्रॉफिट मिले उसके ऊपर 30% यहाँ पे टैक्स लगाया जाएगा। और यहाँ पे टैक्स जो है वो गिफ्ट प्रोविजंस पे भी लगाए जाएंगे। अगर आप किसी को गिफ्ट करें तभी आपको 30% टैक्सेस यहाँ पे देने पड़ेंगे। उसके अलावा आपको ये बता दूं कि टैक्स डिडक्शन जो है वो सोर्स पे भी होगा, TDS एट 1% इंट्रोड्यूस, यानी 1% यहाँ पे आपका रिड्यूस भी हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि देखिए जैसे आपका यहाँ पे हम कहेंगे कि तभी के तभी अगर आप पे करते तो 1% का आपको यहाँ पे डिडक्शन भी देखने मिलेगा। तो ये इससे क्या होगा कि इससे ट्रैक करते आएगा गवर्नमेंट को ट्रांजैक्शन। तो काफ़ी लोगों ने ये कहा है कि ये मास्टर स्ट्रोक है गवर्नमेंट का, जिससे गवर्नमेंट ट्रैक कर सकती है हर एक ट्रांजैक्शन को। क्योंकि हर एक मार्केट प्लेयर क्या सोचेगा कि मुझे टैक्स में थोड़ा सा छूट होना है, 1% की क्यों ना हो। तो इसीलिए वो ये चीज़ें रिपोर्ट करते रहेगा ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट को, और 1% का वो कहीं ना कहीं हम कहेंगे टैक्स डिडक्शन लेते रहेगा। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक कहा गया है जिससे गवर्नमेंट ट्रैक कर सकती है आपके ट्रांजैक्शंस को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के। तो ये वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बारे में है।
उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमें देखने मिलता है दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC। अब नाम से पता चल रहा है इंटरनेशनल यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, एक फाइनेंशियल सर्विस यूज हुआ है, यानी फाइनेंस से रिलेटेड इंटरनेशनल लेवल का कोई तो भी एक सेंटर होगा, ये हमें पता तो चलता है। तो इसका काम क्या है, तो ये डील्स करता है किस चीज़ों से, तो फ्लोज ऑफ किन चीज़ों का, तो किस चीज़ का फ्लो हो सकता है, तो फ्लो ऑफ फाइनेंस, क्योंकि नाम में ही फाइनेंस लिखा हुआ है। उसके अलावा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स के अलावा हम यहाँ कह सकते हैं सर्विसेज हो सकती है। कहाँ से कहाँ तक चल रही है चीज़ें, तो ये चलती है क्रॉस बॉर्डर, एक देश से दूसरे देश में जो चल रही है उन चीज़ों के चलते। अब ये सब यहाँ पे चलाया जा रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स जो है उनको कहीं ना कहीं यहाँ एग्जेम्पशन दिया जाता है। इंटर एलिया हो गया, स्पेसिफाइड इनकम हो गया, एक नॉन रेसिडेंस की, जैसे कि लीज लिया है, शिप की कोई लीज है उस पर, या फिर IFSC यूनिट्स पे, इन चीज़ों से हम ये कह सकते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ये काफ़ी अच्छा हो सकता है इंडिया का। तो काफ़ी लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये चीज़ें अच्छे से और हो सकती है। सो इसमें उनको इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन दिए गए, शिप के लीज के ऊपर हो या फिर IFSC यूनिट के ऊपर हो। उसके बाद कुछ कंसेशंस मिलते थे टैक्स रिजाइम में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कुछ कंसेशनल टैक्स रिजाइम थे ऑन फॉरेन सोर्स डिविडेंड्स, यानी फॉरेन से जो भी चीज़ें आ रही है, फॉरेन से हम कहेंगे कि जो भी रिसीव कर रहे हैं आप डिविडेंड इनकम जो होती है, जो रिसीव हो रही है फॉरेन कंपनी से, वो अभी फुल्ली टैक्सेबल होगी। अब इस पर कोई कंसेशंस नहीं मिलेंगे। तो फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2022 ये सब जो है रिजाइम्स, कंसेशनल टैक्स रिजाइम, ये सब बंद कर दिए गए हैं। टैक्सेस में अगर हम आगे बात करें तो जेम्स और ज्वेलरीज जो है इस पे टैक्स जो है ये कुछ कट कर दिए गए। कस्टम ड्यूटी जो लगती थी, हम कहेंगे कि कट और पॉलिश डायमंड्स पे और जेमस्टोन्स पे जो लगती थी उसे 5% से कम कर दिया है गवर्नमेंट ने। उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि गवर्नमेंट ने ये भी बोला है जो सिंपली सॉन डायमंड्स होते हैं उस पर कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं ली जाएगी। ऐसा कम करने से या फिर ड्यूटी ना लेने से क्या हो रहा है कि जो जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर से इसको एक बूस्ट मिल रहा है। ये चीज़ें हमें यहाँ पे याद रखनी है। उसके अलावा टैक्स में और भी बात करें तो कुछ केमिकल्स पे आता है कस्टम ड्यूटी जो है, कुछ क्रिटिकल केमिकल्स पे जैसे मिथेनॉल पे, एसिटिक एसिड पे या हेवी फीड स्टॉक्स पे फॉर पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ये कम कर दी गई है। और ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी गई है, याद रखेगा यहाँ पे ड्यूटी कम हुई है तो कुछ इस पे ड्यूटी रेज कर दी गई, जैसे सोडियम साइनाइड पे यहाँ पे ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी गई है। तो केमिकल्स पे कुछ ड्यूटीज और जेम्स एंड ज्वेलरीज पे कुछ ड्यूटीज जो है ये कुछ कम और किसी पे ज़्यादा हुई है। ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डन, गप गप। और लास्ट हम जो बात करते हैं वो है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स की। अब यहाँ पे वर्ड से पता चल रहा है दैट इज़ मिनिमम, यानी कम से कम इतना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, ये हमें पता चलता है। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि काफ़ी सारे ऐसे डिडक्शंस आपको प्रोवाइड करती है कि ये चीज़ों पे आपको टैक्स नहीं लगेंगे, या फिर हम कहेंगे कि कुछ इंसेंटिव्स आपको देती है, इंसेंटिव्स दे रही है गवर्नमेंट, या फिर हम कहेंगे कुछ डिडक्शन कर रही है, जिसके चलते आपको ये देखें। अब ये ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट? टू एनकरेज द इन्वेस्टमेंट, ताकि इन्वेस्ट लोग ज़्यादातर कर सके और देश का डेवलपमेंट हो सके। ये होने के साथ कुछ कुछ कंपनीज होती है जो कि यहाँ पे इस चीज़ों में डिडक्शन दिखा के टैक्स पे नहीं करती है, यानी ये क्लेम करती है कि हम एलिजिबल है इस डिडक्शन के लिए, हम एलिजिबल है इस इंसेंटिव के लिए, और वो बन जाती है जीरो टैक्स कंपनीज, यानी वो कुछ भी टैक्स पे नहीं कर रही है क्योंकि उनके सब डिडक्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। बट गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये ऐसी अगर चीज़ें होती रही तो लॉ का मिसयूज कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ कंपनीज, तो ऐसा अगर होते रहा तो ये प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि अगर टैक्स नहीं आएगा तो कंट्री का डेवलपमेंट, कंट्री का वेलफेयर कैसे होगा। इसलिए गवर्नमेंट ने एक मिनिमम टैक्स, यहाँ पे नॉर्मल टैक्स से ज़्यादा होता है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, यानी अगर आप एक कंपनियों को, तो एक व्यक्ति जो इनकम टैक्स पे करता है उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, और उसे कहा जाता है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो यहाँ पे जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स होता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को 8.5% यहाँ पे करना पड़ता था, और हम कहेंगे कि कंपनीज जो थी उनको 15%। तो अब से ये किया गया है कि कॉरपोरेटिव्स जो है इनको भी यहाँ पे 15% ही पे करना पड़ेगा। तो ये अल्टरनेट मिनिमम टैक्स उनको इतना पे करना ही पड़ेगा। सो ये जो डिडक्शन है, ये कोई भी चीज़ें रहे, इसके साथ साथ आपको ये
पे करना ही पड़ता है। एक टैक्स के साथ आपको अल्टरनेट मिनिमम टैक्स भी कैलकुलेट करके पे करना पड़ेगा। तो आज हमने ये जो बजट के कुछ हाईलाइट थे, इसमें इंट्रोडक्शन देखा, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखा, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कौन से थे और पॉलिसीज, ये सब आपकी ओवरऑल बजट की हमने स्टडी कर ली है। ये होने के बाद आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर यूनियन बजट 2022 से लेकर 23 तक के। बट आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करते रहे, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। और अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।